बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं और आज का हमारा लेक्चर 4th लेक्चर है और इसमें हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिटेल के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक पे जाने से पहले एक सिलेबस ओवरव्यू हम देखते हैं कि अब तक हमने टोटल 3 मेन टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें पहला लेक्चर सॉल्यूशन सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स के जो है इंट्रोडक्शन के मुतल्लिक़ था। दूसरे लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन यूनिट्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया। तीसरे लेक्चर में हमने राउट्स लॉ के दोनों केसेस को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। ये आज का जो लेक्चर है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस। ये फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद का रिड्यूस्ड सिलेबस है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इस चैप्टर के टॉपिक्स को कम नहीं किया गया, अलबत्ता कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ों को यहाँ से निकाल दिया है और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो एक 4th प्रॉपर्टी है उसको यहाँ से निकाल दिया गया है। बाकी एज इट इज़ यही है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक पे जाते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। डियर स्टूडेंट्स, आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर्टीज़ के 3 टाइप्स है: एडिटिव प्रॉपर्टीज़, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़ और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। हमारा जो आज का टॉपिक है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किन प्रॉपर्टीज़ को कहा जाता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ उन प्रॉपर्टीज़ को कहा जाता है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के नंबर पे डिपेंड करें, यानी सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करें। उनके नेचर वगैरह पे ये ज़्यादा डिपेंड नहीं करती। तो हमारे पास टोटल जो हैं कोई 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर का कम हो जाना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना और ऑस्मोटिक प्रेशर। इनमें से जो हमारे पास पहले 3 जो प्रॉपर्टीज़ है उनको हम डिस्कस कर लेंगे और ये ऑस्मोटिक प्रेशर आप इंशाल्लाह एडवांस क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे। इसको रिड्यूस सिलेबस से मैं जो है मेन सिलेबस से निकाल दिया गया है, इसके स्टडी हम बाद में कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की स्टडी क्यों करते हैं, यानी इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। पहली बात तो ये है कि ये मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन में हेल्पफुल होती हैं, यानी कोई अननोन सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है तो उसके मोलर मास को हम मालूम कर सकते हैं, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए आसान हो जाती है। दूसरी इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो है इसकी जो है कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन थ्योरी में। अब सॉल्यूशन थ्योरी क्या है ये आप एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे, यानी इस सॉल्यूशन थ्योरी की डेवलपमेंट में भी इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का बड़ा अहम रोल है। सो डियर स्टूडेंट्स, वो कंडीशंस जिनमें हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर सकते हैं, यानी कि शराइत क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को जो है हम किस सिस्टम के लिए हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर सकते हैं। यानी ये हमेशा जो है सॉल्यूशन पे अप्लाई होता है और हम जानते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। तो पहली शर्त या फर्स्ट कंडीशन इसके लिए ये है कि जिन सॉल्यूशंस की हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करना चाहे वो इंतहाई डाइल्यूट होनी चाहिए, यानी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ हम इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं कर सकते। सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, यानी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। इस केस में जहाँ पे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल का मतलब उसमें वेपर्स में कन्वर्ट होने की सलाहियत
ना हो, सॉल्वेंट के अंदर हो लेकिन उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल हो, वो वेपर्स में कन्वर्ट ना हो। और तीसरी जो शर्त है, सॉल्यूट मस्ट बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी आयनाइज ना हो, इलेक्ट्रिसिटी जो है सॉल्यूशन के अंदर कंडक्ट नहीं कर सके। तो ये भी एक शर्त है कि हमारा जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, ये 3 शराइत है। अगर हमारा सॉल्यूशन इन 3 शराइत को फुलफिल करता है तो हम वहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकता, यानी सॉल्यूशन या तो कंसनट्रेटेड है या हमारा सॉल्यूट वोलेटाइल है या इलेक्ट्रोलाइट है, तो इन कंडीशंस में हम ऐसे सिस्टम के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी नहीं कर सकते। सो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले राउट्स लॉ में हमने बहुत डिटेल्स के साथ समझा हुआ है कि किस तरह सॉल्यूट के पार्टिकल्स की मौजूदगी किसी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को कम करती है। इस बात को दोबारा से समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास 2 सिस्टम्स हैं, सिस्टम ए और सिस्टम बी। सिस्टम ए में हमारे पास सिर्फ सॉल्वेंट है, यानी सॉल्वेंट के अंदर कोई दूसरा सॉल्यूट पार्टिकल यहाँ पे मौजूद नहीं है। और दूसरे केस में हमारे पास उसी सॉल्वेंट के अंदर हमने सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड किया है। अब बी सिस्टम के अंदर हमारे पास जो ग्रीन सर्कल्स है वो सॉल्वेंट के जो है मॉलिक्यूल्स को शो करती हैं, और जो डार्क जो डॉट्स हैं वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को प्रेजेंट करती हैं। अब इन 2 डायग्राम से हमने ये समझना है कि किसकी जो है वेपर प्रेशर ज़्यादा है। ए केस में देखें, हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे सॉल्वेंट के, और इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ से एवोपोरेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इस केस में आप देखेंगे कि सरफेस पे कुछ डार्क यानी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी नज़र आ रहे हैं, जो कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को आसानी से स्केप करने नहीं देंगे। अब ये रास्ता ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर सॉल्वेंट ओरिजिनल फॉर्म में हो या प्योर फॉर्म में हो तो वहाँ पे ज़्यादा वेपर्स निकलते हैं, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। उसी सॉल्वेंट के अंदर अगर कोई सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हम सॉल्यूट डालते हैं तो उस सॉल्वेंट का जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर था वो अब कम होता है। कम इसलिए होता है कि ये कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल सरफेस को कैप्चर करती हैं और फिर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को स्केप करने के लिए रास्ता पहले की तरह ज़्यादा नहीं मिलता। इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल की वजह से इस सॉल्यूशन का जो है वेपर प्रेशर कम हुआ है। अगर हम मैथमेटिकली बात कर लें तो सबसे पहले हमने राउट्स लॉ में पढ़ा है कि हमारे पास जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो x2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल है। अब ये इक्वेशन कैसे आया, इसको समझने में आपके लिए कोई इशू है तो आप मेरा लेक्चर नंबर 3 डिटेल के साथ देखेंगे, तो वहाँ पे सारे ये स्टेप मैंने ड्राइव किए हैं और यहाँ पे भी डायरेक्ट वो इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसमें हमने ये पढ़ा था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल है, यानी x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, उसके इक्वल होता है। फिर इसी इक्वेशन में अगर हम x2 की वैल्यू पुट करना चाहें तो x2 हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स में हमारे पास सॉल्यूट के भी मोल्स आएंगे और सॉल्वेंट के भी मोल्स आएंगे। सिंपली हमने इस x2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, मोल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि टोटल मोल्स में N2 के कितने मोल्स है। फिर ये x2 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। N2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और N1 हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। तो जस्ट इस इक्वेशन को हमने राउट्स लॉ से लिया, फिर उस इक्वेशन में हमने x2 की जगह उसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की।
जिसमें N2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, N1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। अब ये जो इक्वेशन हमने इक्वेशन 3 में x2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, यानी x2 की वैल्यू क्या है, N2 डिवाइडेड बाई N2 प्लस N1। हम जो है किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में चूँकि उसकी तादाद कम होती है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होती है, तो इस डिनोमिनेटर में हम N2 को इग्नोर कर सकते हैं। N2 को इसलिए इग्नोर करते हैं कि हमारे पास सिस्टम जो है इंतहाई डाइल्यूट है। इंतहाई डाइल्यूट का मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स की तादाद कम है, तो इस इक्वेशन में N2 हम इग्नोर कर लेंगे, तो बाकी इक्वेशन डेल P और P नॉट इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1 रह जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि N2 किसके इक्वल है और N1 किसके इक्वल है। N2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट और N1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और फिर हम ये भी जानते हैं कि मोल्स मालूम करने का फार्मूला मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, फिर N1 के लिए मास इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी N2 और N1 की जगह हम उनके वैल्यूज हम पुट कर लेंगे, यानी N2 की जगह N2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो मास इन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और फिर N1 की जगह वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब N1 और N2 की जगह इक्वेशन नंबर 4 में हम WT डिवाइडेड बाय M2 और W1 डिवाइडेड बाय M1 पुट कर लेंगे। हम कुछ मकासद हासिल करना चाहते हैं। अब ये इक्वेशन देखें, यहाँ पे हमने N2 की जगह ये पुट किया और N1 की जगह हमने ये पुट किया, यानी मोल्स की जगह उसकी वैल्यू पुट की। मोल्स का मतलब होता है वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ पे फ़र्क ये है कि ऊपर हमने ये सॉल्यूट के लिए किया और नीचे हमने सॉल्वेंट के लिए किया। अब एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, ये फ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं, फिर मैथमेटिक रूल्स के मुताबिक कुछ चीज़ें, इसका जो है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसी तरह इस इक्वेशन की ये फ्रैक्शन से हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है का ऑर्डर चेंज हुआ। हम इस इक्वेशन में जो है M2 को अगर अलग करना चाहें, M2 को अलग करना चाहें, फिर इक्वेशन में कुछ रद्द बदल होगी, आगे पीछे होगी, और हमारे पास M2 की वैल्यू ये आएगी, यानी P नॉट और डेल P मल्टीप्लाइड बाय W2 M1 W1। तो इस इक्वेशन की मदद से हम M2 मालूम कर सकते हैं। M2 का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर कोई अननोन सॉल्यूट हो तो इस तरीके से हम मालूम करके M2 मालूम कर सकते हैं, जो कि उसके आइडेंटिफिकेशन में हमें मदद देगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ स्टडी करने के लिए शराइत क्या हैं, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, वो हमने डिस्कस करने की कोशिश की। तो अभी अपने इस लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले हम एक जायज़ा लेते हैं कि इस टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया। मैं ज़रा 3 से लेके 4 मिनट में इसको समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले सिलेबस का जायज़ा लिया। अब तक हम 3 टॉपिक प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर इनको देखना है तो ये हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन ये है कि वो प्रॉपर्टीज़ जो कि
सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तादाद में टोटल 4 हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि रिड्यूस्ड सिलेबस में जो है इंक्लूडेड नहीं है, वो हम एडवांस क्लासेस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये भी पढ़ा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम इसलिए डिस्कस करते हैं कि क्योंकि अननोन सॉल्यूट के मोलर मास डिटरमिन करने में ये हेल्पफुल होती हैं, और फिर इनकी स्टडी के ज़रिए ही सोल्यूशन थ्योरी डेवलप हुआ है। सोल्यूशन थ्योरी को भी आप एडवांस क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करने के 3 शराइत: सोल्यूशन हमारे पास डाइल्यूट होने चाहिए, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है उसको नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, और जो सॉल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होना चाहिए, यानी कैटाइन और एनाइन में उसमें जो है डिसोसिएट ना हो। फिर हमने ये देखा कि किस तरह सॉल्यूट पार्टिकल्स की मौजूदगी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को कम करने का बाइस बनती है। ए केस में प्योर सॉल्वेंट है और बी केस में सॉल्वेंट के अंदर हमने सॉल्यूट ऐड किया है, तो सॉल्यूट के कुछ मॉलिक्यूल्स सरफेस को कैप्चर करके वेपर्स बनने की रेट को कम करती है, सरफेस एरिया को कम करती है। इसी तरह ए का ओरिजिनल जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, और यहाँ पे सरफेस कैप्चर करने की वजह से मॉलिक्यूल की स्केप करने की सलाहियत यानी गैसियस स्टेट में जाने की सलाहियत कम होती है, तो ए के मुकाबले में बी का वेपर प्रेशर कम होता है, यानी ओरिजिनल सॉल्वेंट के मुकाबले में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। अब हम डियर स्टूडेंट्स उसको डिस्कस करते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हम जानते हैं राउट्स लॉ से कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है, और जो मोल फ्रैक्शन होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में हमारे पास सॉल्यूट के मोल्स और सॉल्वेंट के मोल्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, यानी x2 की जगह ये वैल्यूज पुट करते हैं, और n2 को इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि n2 स्टैंड्स फॉर मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्यूशन बीइंग वेरी डाइल्यूट वी कैन इग्नोर दिस फैक्टर। इसको इग्नोर करने के बाद इक्वेशन की हमारे पास ये हालत आती है। अब n2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, n1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वही मोल्स के फार्मूले से, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ऊपर हम सॉल्यूट के लिए करेंगे और नीचे हम सॉल्वेंट के लिए करेंगे। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 की ये सूरत हाल होती है। तो इस इक्वेशन में हम मॉडिफिकेशन करके m2 को साइड करने की कोशिश करते हैं। m2 को हम जब एक साइड में कर लेंगे तो इक्वेशन की ये सूरत हाल आएगी, p नाइट डिवाइड बाई डेल p मल्टीप्लाई बाई w2 m1 डिवाइड बाई w1। तो इस इक्वेशन की मदद से किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जो अननोन सॉल्यूट है उसका मोलर मास हम डिटरमिन कर सकते हैं, और फिर उसी मोलर मास के बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अननोन सॉल्यूट कौन सा है। सो डियर स्टूडेंट्स, बाकी लेक्चर्स और चैप्टर्स के लेक्चर आसान तरीके से अगर आप लोगों ने समझना है तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।